बिहार न्यूज में स्वागत है आपका दोस्तों। मैं हूं फिर दोस्त गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 19 मार्च 2024। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपके लिए खुशखबरी है। खुशखबरी ये है कि केडीबी लाइव का ऐप आ चुका है। आप इस ऐप में बिहार की खबरें 1 मिनट में देख सकते हैं। जब बिहार की जो भी खबरें होती है सभी खबरें मात्र 1 मिनट में आपको केडीबी लाइव ऐप में दिया जाता है, वो भी वीडियो के द्वारा। अगर आप उसी खबर को फेसबुक या यूट्यूब में देखते हैं तो कम से कम 3 मिनट 4 मिनट 5 मिनट ले लिया जाता है, लेकिन केडीबी लाइव ऐप में वही खबर मात्र 1 मिनट में दिया जाता है। तो अगर आप अपने समय की बचत चाहते हैं, अपने समय की कीमत चाहते हैं, तो आप अभी जाइए प्ले स्टोर पर सर्च कीजिए केडीबी लाइव, आ जाएगा, उसको इंस्टॉल कीजिए, अपना अकाउंट बना लीजिए। उसमें अकाउंट बनाने से आपको फायदा ये होगा कि आप खुद से भी इसमें खबर को पोस्ट कर सकते हैं अपने से, और दूसरे के खबर को देख सकते हैं मात्र 1 मिनट में, वो भी वीडियो के द्वारा। तो अभी जाइए प्ले स्टोर पर और इस ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए। तो चलिए फिर बात करेंगे आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज की। बिहार में एनडीए में सीटों का बंटवारा हो चुका है। अभी हम आपको बताएंगे कि कौन सी पार्टी कहां से चुनाव लड़ेंगे। जी हाँ, अगर आप भी जानना चाहेंगे इस बारे में तो आप हमारे साथ बने रहे अंत तक, हम आपको इसके बारे में विस्तार से बताएंगे। आपको बता दूं कि बिहार में एनडीए में सीट बंटवारा फाइनल हो चुका है। 17 पर बीजेपी तो 16 पर जेडीयू चुनाव लड़ेगी। वहीं पर चिराग पासवान को 5 सीट दी गई है। जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा को 1 सीट गया दी गई है। वहीं पर उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा को 1 सीट दी गई है। अब बात करेंगे कि कौन कहां से चुनाव लड़ेंगे, यानी कि कौन सी पार्टी किस लोकसभा सीट में अपना प्रत्याशी उतारेंगे। तो सबसे पहले बीजेपी के बारे में बात करते तो बीजेपी 17 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। वह पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, औरंगाबाद, मधुबनी, अररिया, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, महाराजगंज, सारण, विजयपुर, बेगूसराय, नवादा, पटना साहिब, पाटलिपुत्र, आरा, बक्सर और सासाराम। वहीं पर जेडीयू 16 सीटों पर अपना उम्मीदवार उतारेंगे। वह वाल्मीकिनगर, सीतामढ़ी, झंझारपुर, सुपौल, किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, मधेपुरा, गोपालगंज, सीवान, भागलपुर, बांका, मुंगेर, नालंदा, जहानाबाद और शिवहर। वहीं पर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास 5 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। वह वैशाली, हाजीपुर, समस्तीपुर, खगड़िया और जमुई। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा पार्टी 1 सीट पर चुनाव लड़ेंगे, गया। राष्ट्रीय लोक मोर्चा 1 सीट पर चुनाव लड़ेंगे, काराकाट। आपको बता दूं कि 2019 में नीतीश कुमार की पार्टी 17 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। जी हां, अगर पिछले लोकसभा चुनाव की बात करें तो 2019 में नीतीश कुमार की जेडीयू 17 पर चुनाव लड़ी थी। इस बार उनकी पार्टी को 16 सीट पर उम्मीदवार उतारने का मौका मिला है। हालांकि 2019 में उपेंद्र कुशवाहा जेडीयू के साथ ही थे, इस बार उन्होंने राष्ट्रीय लोक मोर्चा बना लिया है और फिर उनकी पार्टी को सीट शेयरिंग में 1 सीट मिली है। वहीं पर चिराग पासवान की पार्टी 2019 में टूटी नहीं थी और उन्होंने 6 सीटों पर अपना उम्मीदवार उतारे थे। हालांकि इस बार पार्टी टूट चुकी है। चिराग पासवान के नेतृत्व वाली एलजेपी यानी कि एलजेपी रामविलास को सीट शेयरिंग में 5 सीटें मिली है, जबकि एलजेपी का नेतृत्व कर रहे उनके चाचा पशुपति पारस को निराशा हाथ लगी है। उनको बंटवारे में 1 भी सीट नहीं मिली है, यानी कि उसको एनडीए से बाहर ही कर दिया गया है, यही आप मान के चलिए। और साथ ही साथ मुकेश सहनी के बारे में अगर बात किया जाए तो मुकेश सहनी को भी यहाँ पर 1 भी सीट नहीं दी गई है। जब मुकेश सहनी तो पहले से ही एनडीए से बाहर है, वहीं पर आरएलजेपी के पशुपति पारस को एनडीए से बाहर कर दिया गया है। अब उम्मीद है कि ये दोनों महागठबंधन के साथ जाकर के चुनाव लड़ सकते हैं। हालांकि ये वक्त की गर्भ में है, वक्त आने पर ही इसका पता चल पाएगा। तब तक आप बने रहे हमारे साथ केडीबी लाइव ऐप के साथ और केडीबी लाइव फेसबुक पेज, यूट्यूब के साथ। अगर आप हमारे इस वीडियो को केडीबी लाइव फेसबुक और यूट्यूब में देख रहे हैं तो आपसे गुजारिश है कि आप केडीबी लाइव ऐप को भी इंस्टॉल कर ले। इस ऐप में आपको किसी भी खबर को 1 मिनट में दिखाई जाती है, चाहे पूरे बिहार की खबरों को। तो आप अभी इस ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों बिहार में होली को लेकर के अभी भी संशय बना हुआ है। ऐसे में अब पंडितों को सामने आना पड़ा है, जब पंडितों ने अपनी राय के मुताबिक बताया है कि बिहार में होली कब है। इसके अलावा पंडितों ने होलिका दहन की सही तिथि भी बताई है। तो आइए आप लोगों का कंफ्यूजन दूर करते हैं, पंडितों की राय बताते हैं। आपको बता दें कि होलिका दहन एवं होली पर्व की तिथि की संशय को लेकर के एक बैठक हुई और इस बैठक में यह तय हुआ है कि आखिर होली कब है। जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक होलिका दहन 24 मार्च को रात्रि 10:38 मिनट के बाद एवं होली 26 मार्च मंगलवार को मनाने का निर्णय लिया गया है। तो ऐसे में अगर आप बिहार से कहीं बाहर हैं और अपने घर में आकर के होली मनाना चाहते हैं तो आप इस तारीख से पहले घर आकर के होली का लुत्फ उठा सकते हैं, या फिर इस डेट के हिसाब से आप अपना काम कर सकते हैं।
दोस्तों, क्या लोकसभा चुनाव में एनडीए के खिलाफ महागठबंधन टाइटर फिश हो जाएगा? तेजस्वी यादव ने बड़ी बात कह दी है। आपको बता दूं कि राजद नेता तेजस्वी यादव ने रविवार को कहा कि बिहार में एक खामोश लहर है, जहां अंडर करंट है, जिसके कारण आगामी लोकसभा चुनाव में आश्चर्यजनक नतीजे सामने आएंगे। तेजस्वी यादव ने संवाददाताओं से बातचीत करने के दौरान कहा कि चुनाव के नतीजे महागठबंधन के पक्ष में होंगे, जो राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि एनडीए के खिलाफ मजबूत लहर का संकेत देंगे। उन्होंने बिहार की पिछली महागठबंधन सरकार के 17 महीने के कार्यकाल की उपलब्धियों पर प्रकाश डाला और इसकी तुलना भाजपा जदयू के 17 वर्षों के शासन से कर डाली। तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार की जनता जानती है कि हमने अगले 17 महीने में शासनकाल में बिहार में क्या किया है। जो काम 17 महीने में हुआ वह 17 साल भाजपा में नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि बिहार के लोग महागठबंधन के किए प्रयासों को पहचानते हैं और मानते हैं कि उनके नेतृत्व में बड़े परिवर्तन संभव है। वहीं पर तेजस्वी यादव ने भाजपा के 400 संसदीय सीट जीतने के दावे को अवास्तविक बता करके खारिज कर दिया। उन्होंने व्यंग्यात्मक अंदाज में कहा कि भले ही लोकसभा में केवल 543 सीट है, लेकिन वे 1000 सीट का दावा करने के लिए भी स्वतंत्र है। दोस्तों, बिहार में तीसरे चरण की शिक्षक बहाली का पेपर लीक होने के बाद इसको लेकर के सियासत हो रही है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के इस मुद्दे को जोरदार तरीके से उठाने के बाद बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है। अब डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने तेजस्वी यादव के आरोपों का जवाब दिया है। सम्राट चौधरी ने कहा है कि अगर उनका दिमाग खराब हो गया है अगर उनका दिमाग खराब हो गया है तो उसे ठीक कर ले। ये आरजेडी का नहीं बल्कि बीजेपी का राज है। दोस्तों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। दरअसल राहुल गांधी की रैली में मुंबई जाने से पहले तेजस्वी यादव ने तीसरे चरण की शिक्षक बहाली में हुए पेपर लीक को लेकर के सरकार पर जोरदार हमला बोला है। तेजस्वी यादव ने पहले एक्स पर इसको लेकर के सरकार को घेरा और बाद में मीडिया में भी उनका बयान आया। तेजस्वी यादव ने कहा कि महागठबंधन की 17 महीने की सरकार में 4 लाख शिक्षकों की बिहार में बहाली हुई। इसको लेकर के कई दौर के एग्जाम हुए, लेकिन एक भी परीक्षा का पेपर लीक नहीं हुआ। जब नीतीश कुमार बीजेपी के साथ गए तो इतना बड़ा कांड हो गया। जब मीडिया के लोगों ने डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी से तेजस्वी यादव के आरोपों के जुड़ा हुआ सवाल पूछा तो भड़क गए और कहा कि दिमाग उमाग खराब हो गया है क्या उनका? ये राजद नहीं है, दिमाग ठीक कर ले। एक एक चीजों की जांच हो रही है। बीपीएससी में पूरा देश जानता है कि लालू प्रसाद के राज में तो चेयरमैन जेल चला गया था। जिन लोगों की इसमें संलिप्तता होगी उसके ऊपर कार्रवाई कैसे नहीं होगी? पेपर लीक करने वाले युवा नहीं बल्कि अपराधी है। दोस्तों, एनडीए में लोकसभा चुनाव को लेकर के सीट शेयरिंग हो गया है। अब वहीं पर राजद और कांग्रेस के बीच सीट शेयरिंग को लेकर के बैठक होने वाली है। जो आपको बता दूं कि पहले चरण में बिहार की जिन 4 संसदीय क्षेत्र में चुनाव होना है उसमें से 2 सासाराम और औरंगाबाद पर कांग्रेस की दावेदारी है। कारण ये कि कांग्रेस की ये परंपरागत सीटें हैं। इस बात की प्रबल संभावना है कि महागठबंधन में वो दोनों सीटें उसे यानी कि कांग्रेस को मिल भी जाए। इसके साथ ही बिहार में कांग्रेस की उपेक्षा कुल 11 सीटें हैं। राजद और वाम दलों के दबाव में इतनी गुंजाइश शायद नहीं बने, लेकिन 8 या फिर 9 सीटों पर वे अपनी दावेदारी को लगभग पक्की मान करके चल रहे हैं। वहीं पर कन्हैया कुमार के लिए बेगूसराय की उम्मीद है, लेकिन वाम दलों की दावेदारी बाधक है। जब कटिहार में भी ऐसी अड़चन है, हालांकि कांग्रेस वहां अपनी दावेदारी नहीं छोड़ रही है। तारिक अनवर की एक बार फिर से वहां से दाव आजमाने की संभावना है। जब प्रियंका गांधी से निकटता के आधार पर पार्टी के राष्ट्रीय सचिव तौकीर आलम भी हाथ पैर मार रहे हैं। जहाँ सांसद मोहम्मद जावेद की किशनगंज सीट पक्की है। सुपौल और पूर्णिया में कोई भी एक सीट मिल सकती है। जब पूर्णिया से पप्पू यादव दिन रात एक किए हुए हैं। मुजफ्फरपुर में विधायक विजेंद्र चौधरी तो लगातार क्षेत्र में बने हुए हैं। जब मधुबनी के लिए मदन मोहन झा और फिर कृपानाथ पाठक के नामों की खूब चर्चा है। वहीं पर सासाराम से मीरा कुमार का नाम अभी भी लिस्ट में है, लेकिन उनके मजबूत विकल्प पर मंथन चल रहा है। औरंगाबाद के लिए भी अंतिम फैसला अभी भी होना है। दोस्तों, बिहार में बिजली के क्षेत्र में बिहार ने एक और नया रिकॉर्ड बनाया है। जहां नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड ने महज 14 माह में 10 लाख से अधिक प्रीपेड मीटर लगाने का काम किया है, जो एक रिकॉर्ड है। आपको बता दूं कि 13 मार्च को मुजफ्फरपुर और मोतिहारी सर्कल में 10 लाख स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने का काम पूरा किया गया। जय ग्रामीण इलाकों में ये एक मील का पत्थर साबित होगा। जय कंपनी के अधिकारी भी मानते हैं कि मुजफ्फरपुर और मोतिहारी दोनों सर्किलों में 10 लाख SPM रिकॉर्ड 14 महीने में स्थापित किए गए हैं, जो एक दुर्लभ और सराहनीय उपलब्धि है। बिहार के ऊर्जा मंत्री विजेंद्र यादव ने उत्तर बिहार की टीम की प्रशंसा करते हुए कहा कि ये उपलब्धियां उत्कृष्ट टीम वर्क और फिर निर्बाध समन्वय का परिणाम थी। जब ऊर्जा विभाग के प्रधान सचिव सह CMD संजीव हंस ने इस उपलब्धि को हासिल करने पर पूरी टीम और फिर सभी संबंधित समूह को बधाई देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और ऊर्जा मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव के दूरदर्शी नेतृत्व में बिहार ने बिजली क्षेत्र में बड़े पैमाने पर सुधार किए हैं, जहाँ हमने पूरे देश में एक मिसाल कायम की है। मैं इस उपलब्धि को हासिल करने के लिए मुजफ्फरपुर और मोतिहारी की पूरी टीम को बधाई देता हूँ। दोस्तों,
होली के कारण कुछ दिन बैंक बंद रहेंगे। आपको बता दूं कि देश में इस बार होली 24 या फिर 25 मार्च 2024 को मनाई जा रही है। होली के कारण देश के ज्यादातर सभी राज्यों में पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर बैंक बंद रहेंगे। इसके साथ ही चौथे शनिवार के कारण 23 मार्च और 24 मार्च को रविवार के कारण बैंक बंद रहेंगे। 25 मार्च सोमवार को होली के कारण बैंक बंद रहने वाले हैं, यानी कि बैंक कर्मचारियों की 3 दिन छुट्टी रहने वाली है। देश में बैंक सभी रविवार, दूसरे और फिर चौथे शनिवार को बैंक बंद रहते हैं। आरबीआई कैलेंडर के अनुसार चौथे शनिवार और फिर रविवार की छुट्टी के बाद 25 मार्च को होली। आपको बता दूं कि मार्च में 14 दिन बैंक बंद रहेंगे, लेकिन इस दौरान ऑनलाइन सर्विस जारी रहेगी। अगर आपको छुट्टियों के दिन बैंक से जुड़ा हुआ कोई काम है तो आप घर बैठे ऑनलाइन सर्विस का फायदा उठा सकते हैं। बैंकों की छुट्टियों के बावजूद भी सभी ऑनलाइन और फिर एटीएम सर्विस जारी है, जहां इसके अलावा आप क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड के जरिए भी डिजिटल पेमेंट कर सकते हैं। दोस्तों, लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और बीजेपी के विरोधी उसे इलेक्टोरल बॉन्ड के सवाल पर तरह तरह से घेर रहे हैं। इस बीच बिहार में नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू को मिले इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के मामले में एक दिलचस्प कहानी सामने आई है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में इलेक्ट्रॉन बॉन्ड को लेकर के चली लंबी सुनवाई के दौरान सभी राजनीतिक दलों को मिले इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के बारे में कोर्ट ने जानकारी मांगी थी। सुप्रीम कोर्ट ने निर्णायक फैसले के पहले एसबीआई को इलेक्ट्रॉल बॉन्ड लेने वालों का पूरा डाटा उपलब्ध कराने को कहा था। एक मौका ऐसा भी आया था जब कोर्ट ने सभी राजनीतिक दलों से इस मामले में जवाब मांगा था। साल 2019 में जनता दल यूनाइटेड यानी कि जेडीयू को इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए 13 करोड़ रुपए मिले थे। इसको लेकर के जेडीयू की तरफ से कोर्ट को जानकारी दी गई थी। दिलचस्प बात यह है कि जेडीयू की तरफ से जो जवाब दिया गया है उसमें 10 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड देने वाले शख्स के बारे में कोई जानकारी जेडीयू के पास है ही नहीं। जेडीयू ने कोई जानकारी नहीं शेयर की है, यानी कि ये 10 करोड़ रुपए जेडीयू को किसने दिया, कौन दानदाता है, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर के जेडीयू ने 2019 में जो जवाब दिया था उसके मुताबिक 10 अप्रैल 2019 को किसी अनजान व्यक्ति ने पार्टी को 10 करोड़ रुपए का इलेक्टोरल बॉन्ड दिया था। जेडीयू के तत्कालीन प्रदेश महासचिव नवीन आर्या की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक 3 अप्रैल 2019 को किसी अनजान शख्स ने पार्टी के प्रदेश कार्यालय में आकर के एक सील बंद लिफाफा दे दिया था। इस लिफाफे को खोला गया तो फिर उसमें 1-1 करोड़ रुपए के 10 इलेक्टोरल बॉन्ड पाए गए, जिसके बाद जेडीयू ने पटना के एसबीआई मेन ब्रांच में एक खाता खोल करके इन सभी इलेक्टोरल बॉन्ड को कैश करा लिया था। जेडीयू को मिले इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ी हुई ये कहानी बेहद दिलचस्प है। इस मामले पर पार्टी का कोई भी नेता कुछ बोलने को तैयार नहीं है। दोस्तों, लोकसभा चुनाव का ऐलान तो हो गया है और बिहार में एनडीए में भी सीट शेयरिंग हो गई है। अब इसी बीच प्रशांत किशोर ने बीजेपी को खुली चुनौती दे डाली है। जब प्रशांत किशोर ने भारतीय जनता पार्टी को बड़ी चुनौती दे डाली है। उन्होंने कहा कि भाजपा में अगर दम है तो बिहार में नीतीश कुमार के चेहरे पर चुनाव लड़ करके दिखा दे। जब प्रशांत किशोर ने कहा है कि मैं भाजपा वालों को चुनौती देता हूं कि अगर भाजपा के नेतृत्व में दम है तो फिर घोषित करें कि नीतीश कुमार अगले मुख्यमंत्री होंगे और चुनाव लड़ करके दिखा दें। भाजपा को भी अपनी औकात दिख जाएगी। नीतीश कुमार को अपने कंधे पर बैठा करके कितने दिन ये लोग बिहार की जनता की आंख में धूल झोंकेंगे। जब पिछली बार बिहार की जनता ने 42 पर उतार दिया था, इस बार बिहार की जनता नीतीश कुमार को इतना नीचे कर दिया देगी कि भाजपा चाहेगी तब भी कुछ नहीं कर सकती है। प्रशांत किशोर ने कहा है कि मैं फिर से रिपोर्ट कर दे रहा हूं, चाहे किसी भी फॉर्मेशन में नीतीश कुमार लड़े 20 सीट नहीं आएगा विधानसभा में। प्रशांत किशोर ने आगे कहा है कि नीतीश कुमार को खुद ही नहीं पता है कि वे अभी कहां खड़े हैं और 10 दिन के बाद कहां खड़े रहेंगे। जब पिछले 7 महीने में आप लोग जब नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री का उम्मीदवार और फिर इंडिया गठबंधन का संयोजक बना रहे थे, तभी मैंने कहा था कि नीतीश कुमार भागने वाले हैं और खिड़की खोले बैठे हैं भाजपा। अगर ये नहीं भागेंगे तो फिर उनको 5 सीट से ज्यादा नहीं मिलेगा। जैसे लोकसभा चुनाव नजदीक आया, ये बीजेपी में चले गए। अब भाजपा की मदद से कुछ सीट जीत भी जाएंगे, जीतने के बाद फिर बादशाह बनने लगेंगे कि अब हमसे ज्यादा पॉपुलर नेता कोई है ही नहीं। नीतीश की राजनीतिक पारी का अंत हो गया है, ये अंतिम दौर चल रहा है। जब तक कुर्सी पर है 1 महीने 2 महीना या फिर साल भर अगले चुनाव तक हाथ पैर मार करके समीकरण बना ले, या अगला जब विधानसभा का चुनाव होगा तो फिर चाहे वो भाजपा के साथ लड़े या फिर महागठबंधन के साथ लड़े या चाहे अकेले लड़ जाए, नीतीश कुमार के दल जदयू को 20 सीट नहीं आएगा। दोस्तों, होली पर्वों को लेकर के बहुत सारे लोग घर आना चाहते हैं, उन्हें टिकट नहीं मिल रही है। आपको बता दूं कि होली पर्वों के 1 सप्ताह पहले ट्रेनों में आरक्षित टिकटों के लिए मारामारी चल रही है। होली पर उत्तर रेलवे द्वारा स्पेशल ट्रेनें चलाए जाने के बावजूद भी यात्रियों को आरक्षित टिकट नहीं मिल रही है। जम्मू और कटरा से उत्तर प्रदेश, बिहार और दिल्ली जाने वाले स्पेशल ट्रेन और दैनिक ट्रेन में लंबी वेटिंग है। होली को लेकर के स्टेशन पर यात्रियों की संख्या बढ़ने लगी है, जब वेटिंग हॉल से लेकर के प्लेटफॉर्म पर यात्रियों का तांता लगा है। जम्मू और आसपास के जिलों में काम करने वाले बाहरी राज्यों के लोग होली पर घर
भर जाते हैं, खास करके बिहारी लोग घर आते हैं। ऐसे में इन दिनों रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की भीड़ काफी बढ़ जाती है। जब ट्रेनों में आरक्षित टिकट नहीं मिलने पर यात्री जनरल बोगी में भी सफर करने का पर मजबूर होना पड़ता है। जब कुछ यात्री तत्काल टिकट लेने के लिए तड़के सुबह की इस स्टेशन पहुंच जाते हैं, लेकिन वे ना के बराबर होता है। दोस्तों, इस बार बिहार बोर्ड में टॉप करने वालों की बल्ले बल्ले होगी। जी हाँ, आपको बता दूं कि नगद राशि के साथ साथ फ्री लैपटॉप भी दिया जाएगा। आपको बता दूं कि बीएसईबी की ओर से जल्द ही इंटरमीडिएट एवं हाई स्कूल कक्षाओं का परिणाम जारी होने वाला है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस साल 12वीं कक्षा का रिजल्ट 20 मार्च से लेकर के 23 मार्च 2024 के बीच कभी भी घोषित किया जा सकता है। इसके अलावा 10वीं कक्षा का रिजल्ट होली के बाद 31 मार्च 2024 तक कभी भी घोषित किए जाने की संभावना है। रिजल्ट जारी होने के साथ ही बिहार बोर्ड की ओर से टॉपर्स को नगद राशि के साथ लैपटॉप आदि वितरित किए जाते हैं। ये पुरस्कार आपकी रैंक एवं श्रेणी के अनुसार दिए जाते हैं। आपको बता दें कि बिहार में दोनों ही कक्षाओं में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले स्टूडेंट को 1 लाख रुपए नगद के साथ ही मेडल, लैपटॉप, किंडल सर्टिफिकेट प्रदान किया जाएगा। इसके बाद दूसरे स्थान पर रहने वाले स्टूडेंट को 75,000 रुपए मेडल, लैपटॉप, किंडल सर्टिफिकेट और तीसरे स्थान पर रहने वाले स्टूडेंट को 50,000 रुपए मेडल, लैपटॉप, किंडल सर्टिफिकेट प्रदान किया जाएगा। इसके अलावा बिहार की एक योजना के तहत इंटरमीडिएट पास करने वाली अविवाहित लड़कियों को 25,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि भी दी जाती है। असदुद्दीन ओवैसी ने बिहार में धमाल कर दिया है। एक लोकसभा सीट से असदुद्दीन ओवैसी ने हिंदू कैंडिडेट को उतारा है। जी हाँ, आपको बता दूं कि लोकसभा चुनाव की घोषणा होते ही बिहार में राजनीतिक पार्टियां अब अपने उम्मीदवारी मैदान में उतारने लगे हैं। इस क्रम में पहले फेज के इलेक्शन के लिए गया संसदीय क्षेत्र में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी कि AIMIM के द्वारा पहले प्रत्याशी की घोषणा कर दी है। यह खास बात यह है कि मुसलमानों की पार्टी कहे जाने वाली असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने यहाँ से एक हिंदू को कैंडिडेट घोषित किया है। आपको बता दूं कि AIMIM पार्टी ने गया से रंजन पासवान को उम्मीदवार बनाने की घोषणा की है। जब पार्टी के नेताओं के द्वारा प्रत्याशी की घोषणा होने के बाद रंजन पासवान को माला पहना करके उनका स्वागत किया गया। इसके साथ ही रंजन पासवान के समर्थकों ने माला पहन करके भव्य स्वागत किया और फिर जीत के नारे भी लगाए। AIMIM के मगध प्रभारी मतलूब खान ने संसदीय क्षेत्र के घोषित उम्मीदवार ने संयुक्त रूप से प्रेस वार्ता का आयोजन किया और उम्मीदवार उतारे जाने की घोषणा की। जहां गया में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान पार्टी के प्रभारी ने बताया है कि गया संसदीय क्षेत्र से पार्टी ने रंजन पासवान को घोषित किया है। जहां रंजन पासवान गया लोकसभा से उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ेंगे। वहीं पर उन्होंने पार्टी का उद्देश्य भी बताया। उन्होंने कहा कि पार्टी इस क्षेत्र के लिए लोकसभा चुनाव में पहली बार आई है। जहां उनका उद्देश्य है कि ज़्यादा लोगों को जोड़ेंगे और फिर उनकी समस्याओं की लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। वहीं सांसद उम्मीदवार रंजन पासवान ने कहा कि जो भी गया की समस्या है उसे उठाने और फिर समस्याओं का हल निकालने के लिए पूरे तन मन धन से काम करेंगे। आपको बता दूं कि AIMIM कैंडिडेट रंजन पासवान के चुनावी मैदान में आने से जहां सीटों सीधे तौर पर दलित वोटों का नुकसान एनडीए को हो सकता है, तो वहीं AIMIM का कैंडिडेट होने के से महागठबंधन की वोटों में भी सेंधमारी की संभावना हो सकती है। बिहार बोर्ड 10वीं 12वीं के छात्रों के लिए एक अहम सूचना है। आपको बता दूं कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति किसी भी वक्त हाई स्कूल और फिर इंटरमीडिएट के रिजल्ट की तारीख की घोषणा कर सकता है। जब बोर्ड के करीबी सूत्रों ने नाम ना बताने की शर्त पर बताया है कि BSEB ने वरिष्ठ अधिकारी की बैठक बुलाई है। जब बैठक के दौरान रिजल्ट की तारीख और फिर समय पर मुहर लग सकती है। हालांकि इस पर कोई भी आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। रिजल्ट जारी होने के बाद ऑफिशियल वेबसाइट biharboardonline.bihar.gov.in biharboard.ac.in पर उपलब्ध करवा दिया जाएगा। छात्र अपने रोल नंबर और फिर डेट ऑफ बर्थ के जरिए परिणाम चेक कर सकते हैं, यानी कि रिजल्ट चेक कर सकते हैं। बिहार से एक बड़ी खबर सामने आई है। यहाँ पर बेटे के पाला बदलने के बाद अब पूर्व सांसद लवली आनंद ने भी आरजेडी का साथ छोड़ दिया है। जब पटना में पूर्व सांसद लवली आनंद, उनके पुत्र अंशुमन आनंद एवं राजद के पूर्व जिला अध्यक्ष सुमित कुमार वर्मा ने सोमवार को प्रदेश कार्यालय में जनता दल यूनाइटेड का दामन थामा। जहां पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सह सांसद राजीव रंजन सिंह यानी कि ललन सिंह एवं बिहार सरकार के मंत्री सह वरिष्ठ नेता विजय कुमार चौधरी ने संयुक्त रूप से लवली आनंद एवं अन्य नेताओं को पार्टी की प्राथमिकता सदस्यता दिलाई है। मौके पर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने उनका स्वागत करते हुए कहा कि पूर्व सांसद लवली आनंद के आने से पार्टी को पूरे प्रदेश में नई प्रगति और फिर मजबूत मिलेगी। लवली आनंद के परिवार का स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका रही है। जब पूरे बिहार में उनके परिवार का व्यापक राजनीतिक प्रभाव है। जदयू परिवार में लवली आनंद के साथ आए सभी नए साथियों का हम हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं।
लोकसभा चुनाव की घोषणा हो चुकी है। किशनगंज में दूसरे में 26 अप्रैल को मतदान होना है, जबकि अररिया लोकसभा सीट के लिए तीसरे चरण में 7 मई को मतदान होगा। वहीं पर अररिया में मतगणना 4 जून को होगी। अररिया सीट के लिए 12 अप्रैल को अधिसूचना जारी होगी और फिर उसी दिन से नामांकन शुरू हो जाएगा, जबकि 19 अप्रैल तक नामांकन दाखिल किया जा सकेगा। इधर आयोग द्वारा अधिसूचना जारी किए जाने के साथ ही अररिया में भी आदर्श आचार संहिता और फिर निषेधाज्ञा प्रभावी हो गया है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह डीएम इनायत खान ने शनिवार संध्या प्रमाण सभागार में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करके कार्यक्रम से अवगत कराया है। उन्होंने कहा कि जिले भर में आदर्श आचार संहिता का सख्ती से पालन किया जाएगा। डीएम इनायत खान ने कहा कि मनी पावर मसल पावर पर विशेष ध्यान रहेगा। उन्होंने आम लोगों से अपील किया है कि एनसीसी उल्लंघन करने पर एक फोटो क्लिक करें और फिर सी विजिल ऐप पर या फिर 1950 पर फोन करके बताएं। यह 100 मिनट के अंदर कार्रवाई होगी। दोस्तों, बिहार में फलों के दामों में बेतहाशा वृद्धि हुई है। इसका कारण रमजान बताया जा रहा है। दरअसल रमजान के महीने में फलों का खपत ज्यादा हो जाता है। ऐसे में डिमांड को देखते हुए व्यापारियों ने फलों के दामों में वृद्धि कर दी है, जिससे आम लोगों को परेशानी हो रही है। जब फलों के दाम 30% से 40% तक महंगे हो गए हैं। फलों के दामों में हुई बेतहाशा वृद्धि होने से रोजेदारों में काफी निराशा देखी जा रही है। जब विक्रेताओं का कहना है कि वे बीते एक सप्ताह में फलों के दामों में बेतहाशा वृद्धि हुई है। स्थानीय दुकानदारों के अनुसार रमजान के पहले जहां केला 40 रुपए प्रति दर्जन था, तो फिर रमजान के शुरू होने के साथ ये केला 60 रुपए प्रति दर्जन के भाव में बिक रहा है। इसके साथ ही 60 रुपए किलो में बिकने वाला संतरा अब 100 रुपए किलो, 100 रुपए किलो बिकने वाला अनार अब 140 रुपए किलो, 46 रुपए किलो बिकने वाला पपीता अब 60 रुपए प्रति किलो, 70 रुपए प्रति किलो बिकने वाला अंगूर अब 110 रुपए प्रति किलो, 100 रुपए किलो बिकने वाला सेब अब 140 से 150 रुपए प्रति किलो की दर से बिक रहा है, जिस कारण रोजेदारों को इन दिनों काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सबसे अधिक परेशानी गरीब तबके के रोजेदारों को हो रही है, जहां और बढ़ती महंगाई की मार और रोजेदारों को झेलनी पड़ रही है। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की तीसरी बेटी रोहिणी आचार्य सारण से लोकसभा चुनाव लड़ सकती है। अगर ऐसा होता है तो फिर वे राजनीति में उतरने वाली लालू की एक और बेटी होगी, साथ ही परिवार की छठी सदस्य होंगी। इसके पहले लालू राबड़ी बेटा मीसा भारती, बेटे तेज प्रताप और तेजस्वी यादव चुनाव लड़ चुके हैं। रोहिणी के चुनाव लड़ने की काफी समय से ही चर्चा चल रही है। जहाँ लालू परिवार के करीब और फिर एमएलसी डॉक्टर सुनील कुमार सिंह ने इस तरफ बड़ा इशारा कर दिया है। उन्होंने रोहिणी आचार्य के साथ वाली तस्वीर एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि पिता के प्रति अगाध प्रेम, श्रद्धा एवं समर्पण की प्रतिमूर्ति डॉक्टर रोहिणी आचार्य सारण प्रमंडल के समस्त पार्टी कार्यकर्ताओं की हार्दिक इच्छा है कि डॉक्टर रोहिणी आचार्य को सारण लोकसभा के से राष्ट्रीय जनता दल का प्रत्याशी घोषित किया जाए। इससे पहले गांधी मैदान में 3 मार्च को आयोजित महागठबंधन के जनविश्वास रैली के मंच पर रोहिणी दिखी थी। ये पहला अवसर था जब वो किसी सियासी मंच पर लालू के साथ दिखे हो। हालांकि आरजेडी की ओर से इस बारे में कोई भी आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। तो ऐसे में आपसे सवाल है कि लालू परिवार की एक और बेटी को राजनीति में उतरना चाहिए या नहीं? आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि हम भी जानना चाहेंगे कि आप इसके कितने पक्ष में हैं और कितने विपक्ष में हैं, क्योंकि इस पर लगातार यानी कि लालू प्रसाद यादव पर लगातार परिवारवाद को लेकर के हमला बोला जा रहा है अन्य राजनीतिक पार्टियों की तरफ से। तो ऐसे में आपका इसके बारे में क्या कहना है कि लालू प्रसाद यादव की एक और बेटी को राजनीति में उतरना चाहिए या नहीं? हाँ या ना में आप जरूर जवाब दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अब बिहार के पूर्णिया के जानकी नगर में 31 ग्राम स्मैक की खेप के साथ 6 स्मैक तस्कर को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। शातिर तस्कर स्मैक को आसपास के ग्रामीण बस्तियों में बेचा करते थे। इनके पास से पुलिस ने इनके करीब 29,000 रुपए कैश और 3 मोबाइल फोन और फिर एक इलेक्ट्रॉनिक का तराजू भी बरामद किया है। सभी तस्करों को गिरफ्तार करके पुलिस ने जेल भेज दिया है। पकड़े गए स्मैक की खेप की कीमत करीब 1 लाख रुपए बताई जा रही है। जब पकड़े गए तस्कर की पहचान जानकी नगर थाना क्षेत्र के झाली घाट निवासी सुरेश यादव के बेटे ब्रजेश कुमार के रूप में हुई है। खबर किशनगंज से सामने आई है। आपको बता दूं कि किशनगंज में नीतीश कैबिनेट का विस्तार हो चुका है। इस विस्तार में भाजपा एमएलसी डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल को राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री का पद मिला है। पदभार ग्रहण करने के बाद डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल रविवार को किशनगंज पहुंचे। इस दौरान बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने उनका फूल मालाओं के साथ जोरदार स्वागत किया। पत्रकारों से बात करते हुए दिलीप कुमार जायसवाल ने कहा कि राज्य में माफिया काफी सक्रिय है, जल्द इन लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने आगे कहा कि बिहार सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल ने जमीन विवाद के
कारण पूरे बिहार में विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न होती है। उन्होंने कहा कि जो दायित्व मुझे दिया है उस चुनौती को स्वीकार करके पूरे बिहार से जमीन विवाद और भ्रष्टाचार को समाप्त करने का काम किया जाएगा। और डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल ने कहा कि पूरे बिहार में भू माफियाओं पर नकल कसा जाएगा, साथ ही हमारे विभाग में जो भ्रष्टाचारी उसे भ्रष्टाचारियों पर हमारे कलम से हटाया जाएगा। जहाँ क्योंकि मैं राजनीति सेवा करने के लिए आया हूँ, पैसा कमाने के लिए नहीं आया हूँ। उन्होंने कहा कि गलत करने वाले को बख्शा नहीं जाएगा। जब पत्रकारों में रमजान नदी के बारे में पूछा गया तो फिर उन्होंने कहा कि उस पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा। जहाँ उन सब चीजों पर हम जांच करवाएंगे, स्पेशल टीम की जरूरत पड़ेगी। इस दौरान भू माफियाओं को चेतावनी देते हुए कहा कि बड़े बड़े मोटे मोटे बिल्ली चूहा बने हुए हैं और फिर सबको जेल के सलाखों के में डालने का काम करेंगे। देश में लोकसभा चुनाव 2024 का बिगुल बज चुका है। बिहार में एनडीए और इंडिया दोनों गठबंधन ने एक भी सीट पर प्रत्याशी नहीं उतारा है। जहां सीटों पर खींचतान मची है, लेकिन सबसे ज्यादा लड़ाई चाचा और भतीजे की है। दोनों में सह और मात का खेल चल रहा है। जहां 3 साल पहले चाचा पशुपति पारस से मात खाए चिराग पासवान ने फिलहाल एनडीए में बढ़त बना ली है। चिराग पासवान की बीजेपी से सीटों पर सहमति बनते ही चाचा पारस नाराज हो गए हैं, वे दूसरे विकल्प पर विचार करने लगे हैं। आपको बता दूं कि रामविलास पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी टूट गई है। पार्टी के 5 सांसद पशुपति कुमार पारस, पार्टी के 5 सांसद चिराग को हटा करके अब पार्टी हत्या लिया था। साथ ही चिराग के चाचा पशुपति कुमार पारस को अपना नेता चुन लिया। ये सब बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के 7 महीने और फिर रामविलास पासवान के निधन के 8 महीने बाद हुआ है। जहाँ अगले ही महीने 7 जुलाई को पशुपति पारस केंद्रीय मंत्री बन गए। चिराग पासवान केंद्र से लेकर के राज्य की सत्ता से दरकिनार कर दिया गया था। जहाँ पिता रामविलास पासवान के नाम पर मिला बंगला भी उनसे खाली कर लिया गया था। चिराग पूरी तरीके से बैकफुट पर आ गए थे। लेकिन अब चिराग पासवान चाचा से आगे बढ़ गए हैं। जहाँ पीएम मोदी के चिराग पासवान करीबी अब माने जाते हैं। आपको बता दूं कि दिल्ली में राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के संसदीय बोर्ड की बैठक हुई, जहां पार्टी के अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस ने चेतावनी दी है कि अगर एनडीए में हमें उचित सम्मान नहीं दिया गया तो फिर हमारी पार्टी स्वतंत्र है। यह हाल फिलहाल की घटना है, 10 दिन पहले की घटना है। जब 10 दिन पहले ही पशुपति पारस ने ये चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि हमारे दरवाजे खुले हैं, हम कहीं भी जाने को तैयार रहेंगे। उन्होंने कहा कि मुझसे बात नहीं की गई है, मैं हाजीपुर से ही चुनाव लड़ूंगा। बोर्ड के सदस्यों ने फैसला किया है कि जब तक बीजेपी उम्मीदवारों की सूची जारी नहीं होती है हम इंतजार करते रहेंगे। दोस्तों, बिहार के भागलपुर से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। आपको बता दूं कि बिहार के भागलपुर में एक बच्चे की मां को प्रेम हो गया, जिसकी जानकारी उसने अपने पति को दी। तो फिर पति ने भी फोन करके सुखमय जीवन का आशीर्वाद दिया और कहा कि जा जी ले अपनी जिंदगी। जी हाँ, पति ने पत्नी को ये वचन दिया। आपको बता दूं कि दरअसल भागलपुर के घोंघा थाना क्षेत्र के पक्की सराय स्थित मायके के घर में रह रही एक बच्चे की मां नीतू कुमारी को गाँव के ही एक युवक से प्यार हो गया। फिर दोनों चुपके चुपके मिलने लगे। प्यार का परवान चढ़ा तो फिर दोनों ने शादी करने का फैसला किया। मामले में दिलचस्पी तब सामने आई जब विवाहिता नीतू देवी प्रदेश में रह रहे पति को फोन करके प्रेमी से शादी करने की बात कही। इसके बाद पति ने भी फोन करके सुखमय जीवन का आशीर्वाद दिया और कहा कि जा जी ले अपनी जिंदगी। इसके बाद प्रेमी श्याम लाल घूम घूम करके गांव वालों को बाराती बन करके शिव मंदिर पहुंचने का आग्रह किया है। आपको बता दूं कि जिसके बाद प्रेमी युगल देर रात पक्की सराय मुखिया अंजू देवी की आवास पर पहुंचा और फिर शादी का विवाह गवाह बनने एवं आशीर्वाद देने का आग्रह किया। इसके बाद पति को फोन पर शादी की पति से फोन पर शादी की इजाजत ली। पति ने भी फोन पर सुखमय जीवन का आशीर्वाद दिया। वहीं पर पंडित ने प्रेमी युगल की शादी कराई। जहाँ नीतू ने बताया है कि वे अपनी मर्जी से शादी कर ली है, जहाँ किसी का कोई भी दबाव नहीं है। जबकि प्रेमी युवक का कहना है कि जिएंगे तो इन्हीं के साथ, मरेंगे तो इन्हीं के साथ, यानी कि जिएंगे मरेंगे दोनों साथ साथ। जहाँ शादी के दौरान पक्की सराय मुखिया के अलावा 2 दर्जन से अधिक ग्रामीण उपस्थित थे, मौजूद। दोस्तों, राहुल गांधी की सभा में तेजस्वी यादव ने ऐसा बयान दे दिया है कि अब देश भर में खलबली मच गई है। आपको बता दो कि मुंबई में इंडिया गठबंधन और राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा की रैली को बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने भी संबोधित किया। उन्होंने राहुल गांधी को धन्यवाद किया और कहा कि उन्होंने पूरे देश में यात्रा की है। उन्होंने कहा कि देश के संवैधानिक संस्थानों को हाईजैक किया जा रहा है, चुनी हुई सरकारों को खरीदा जा रहा है, ईडी सीबीआई से डरा करके तोड़ा जा रहा है, सब नहीं केवल झूठ फैलाया जा रहा है। ऐसे समय में राहुल गांधी ने देश के संविधान को बचाने के लिए जो यात्रा की है, इसके लिए उनका दिल से धन्यवाद। तेजस्वी यादव ने कहा है कि हम सब मिलकर के इस देश के संविधान और फिर भाईचारा को बचाने के लिए एकजुट हुए हैं। हमारी लड़ाई व्यक्तिगत रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नहीं बल्कि उनकी विचारधारा से है। उन्होंने कहा कि देश का सबसे बड़ा दुश्मन महंगाई और बेरोजगारी है। किसानों की आय दोगुनी करना और फिर 2 करोड़ रोजगार के वादे पर जब सवाल पूछते हैं तो फिर बीजेपी के कुछ लोग एनर्जी ड्रिंक पी करके हम लोगों को गाली देते हैं। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा है कि डरने वाले लोग नहीं है हम लोग, जब हम आपकी लड़ाई लड़ने के लिए आए हैं। जब उन्होंने कहा है कि लालू
यादव कभी झुके नहीं हैं, उनके बाल सफेद हो गए इनसे लड़ते लड़ते। बीजेपी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा है कि ये गोबर को हलवा बना करके परोस देते हैं, ये लोग अपना झूठ बोलते रहते हैं। तेजस्वी यादव ने कहा है कि हम सत्ता में आए चाहे ना आए, हमें जनता के साथ खड़े रहना होगा, मोहब्बत की दुकान कभी बंद नहीं होनी चाहिए। जहाँ तेजस्वी यादव ने आगे कहा है कि महाराष्ट्र में विधायकों को खरीदा जा रहा था, डराया जा रहा था। आज महाराष्ट्र सरकार में जितने लोग बैठे हैं वे लीडर नहीं डीलर है। वे शरद पवार, राहुल गांधी और फिर उद्धव ठाकरे के नाम पर वोट लेकर ही बीजेपी से डील कर लेते हैं। अच्छा हुआ डरे हुए लोग चले गए, जहाँ हम फिर से कारवा बनाने का हौसला रखते हैं। दोस्तों, मौसम विभाग की तरफ से बिहार में तेज बारिश होने की संभावना जताई है। जी हां, विभाग ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करके येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग के माने तो 19-20 मार्च को लगभग सभी जिलों में तेज आंधी तूफान के साथ वज्रपात और फिर बारिश की संभावना है। आपको बता दूं कि 19 मार्च को बिहार के सुपौल, अररिया, किशनगंज, सहरसा, मधेपुरा, पूर्णिया, खगड़िया, भागलपुर, नालंदा, शेखपुरा, मुंगेर, औरंगाबाद, रोहतास सहित अन्य जिलों में बारिश को लेकर के अलर्ट जारी किया गया है। जबकि 20 और 21 मार्च को राज्य भर के यानी कि पूरे बिहार के अधिकांश हिस्सों में बारिश, वज्रपात और फिर तेज हवा चलने के आसार हैं। इन दोनों दिनों के लिए मौसम विभाग की ओर से पूरे राज्य के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। जब पिछले 24 घंटे की बात करें तो बिहार के सबसे अधिक तापमान 36 डिग्री सेल्सियस के साथ वैशाली रहा, जब वहीं पर कई जिलों के तापमान में बढ़ोतरी तो कई जिलों के तापमान में गिरावट आई है। बहरहाल बिहार में गर्मी के तेवर के बीच मौसम में बदलाव हो रहा है। जब मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार आने वाले 72 घंटे में मौसम का रूप बदल जाएगा। मौसम में लगातार बदलाव की वजह से लोगों का स्वास्थ्य भी प्रभावित हो रहा है। सर्दी जुकाम के साथ बुखार के मामले भी बढ़ रहे हैं। ऐसे में लोगों को सचेत रहने की सलाह दी गई है। देश में इलेक्ट्रॉन बॉन्ड मामले को लेकर के सियासत मची हुई है, जहां सियासी बयानबाजी चारों तरफ से जारी है। इसी को लेकर के बिहार से भी खबर सामने आई है कि इलेक्ट्रॉन बॉन्ड से चंदा हासिल करने वालों में बिहार के सियासी दल भी पीछे नहीं है। जब बिहार में सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी को इलेक्ट्रॉन बॉन्ड से करीब 72 करोड़ 50 लाख रुपए, तो फिर वही जेडीयू को 13 करोड़ रुपए मिले हैं। इस बीच 2019 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश से पहले प्राप्त दान पर जेडीयू ने एक विचित्र स्पष्टीकरण दिया, जिसका एक पत्र अब वायरल हो रहा है। इस पत्र के मुताबिक 10 अप्रैल 2019 जेडीयू को 13 करोड़ रुपए मिले हैं। इस पत्र के मुताबिक 10 अप्रैल 2019 से जदयू को 13 करोड़ रुपए मिले हैं, मगर इसमें जेडीयू ने ये कहा कि इन्हें दानदाताओं के बारे में पता नहीं था और उन्हें ये जानने की कोशिश भी नहीं की कि दानकर्ता कौन थे। आपको बता दूं कि जनता दल यूनाइटेड यानी कि जेडीयू के मुताबिक 3 अप्रैल 2019 को उनकी पार्टी दफ्तर में कोई भी आया और फिर एक सील बंद लिफाफा दे गया। इसके बाद जब लिफाफा खोला गया तो उसमें 1-1 करोड़ के 10 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड निकले। जनता दल यूनाइटेड यानी कि जेडीयू ने कहा कि हमें दानदाताओं के ब्यौरे के बारे में जानकारी नहीं है, ना तो हम जानते हैं और ना ही हमने जानने की कोशिश की है। यह क्योंकि जब हमें बॉन्ड प्राप्त हुआ तो फिर माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आदेश अस्तित्व में नहीं था और फिर केवल भारत सरकार की राजपत्र अधिसूचना थी। हालांकि आज नीतीश कुमार के आदेश पर जनता दल यूनाइटेड यानी कि जेडीयू ने इस बात का ऐलान किया है कि उन्हें इलेक्ट्रॉन बॉन्ड द्वारा चंदा कौन कौन सी कंपनियों के द्वारा दिया गया। जेडीयू के मुताबिक भारतीय एयरटेल और फिर श्री सीमेंट ने पार्टी को 3-3 करोड़ रुपए चंदा दिए हैं। हालांकि जेडीयू को 10 करोड़ रुपए किसने दिए, ये अभी भी एक प्रश्न बना हुआ है। बीपीएससी की शिक्षक भर्ती परीक्षा रद्द हो सकती है। दावा किया जा रहा है कि शुक्रवार 15 मार्च को हुए बीपीएससी ट्राई 3 एग्जाम का पेपर एग्जाम से पहले ही लीक हो गया था। आर्थिक अपराध इकाई यानी कि ईओयू की जांच में ये भी बात सामने आई है। हालांकि आयोग का कहना है कि आर्थिक अपराध इकाई की तरफ से जो साक्ष्य दिए गए हैं वो पूरे नहीं है। इसके बाद इस मामले में नेता विपक्ष तेजस्वी यादव की तरफ से सवाल उठाया जा रहा है। तो फिर वहीं अब सूबे के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि उनके समय में कौन कौन सा ड्रामा हुआ था। विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष का भूमिका निभाने का प्रयास कर रहे हैं। उनको याद भी है कि क्या क्या उनके सरकार में हुआ था और कौन कौन सा ड्रामा हुआ था। तेजस्वी यादव बताएं कि सिपाही बहाली भर्ती घोटाला किनके रीजन में हुआ था। कई ऐसे मामले उठे थे और फिर कई ऐसे नियुक्ति घोटाला हुआ था। इसके आगे विजय सिन्हा ने कहा कि तेजस्वी जी को नेता प्रतिपक्ष की सकारात्मक भूमिका निभानी चाहिए, लेकिन थोड़ी प्रामाणिकता के साथ लोगों को बताना चाहिए और फिर सिर्फ खानापूर्ति करके खेल नहीं हो। हमारी सरकार जब एक्शन नहीं लगी तो फिर प्रश्न उठाइए, इसलिए पहले समझिए तब बोलिए। हम लोग काम करने पर भरोसा रखते हैं। दोस्तों, बिहार में नीतीश कैबिनेट विस्तार के बाद बीजेपी में गुटबाजी तेज हो गई है। कई विधायक नाराज बताए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि नाराज 12 विधायकों ने अलग अलग बैठकें भी की है। जी हां, ये बैठक बीजेपी विधायक राजू सिंह के सरकारी आवास पर हुई थी। विधायकों का कहना है कि सरकार बनाने में विधायकों की भूमिका होती है, लेकिन उन्हें उनके मुताबिक जगह नहीं मिली है। दरभंगा के अलीनगर विधायक मिश्री लाल यादव का कहना है कि सरकार के गठन में विधायकों की भूमिका अहम होती है, लेकिन 15 में से 9 विधायकों को ही मंत्री बनाया गया है। वहीं पर 6 एमएलसी को मंत्रिमंडल में जगह दी गई है।
है जिससे विधायकों में नाराजगी है। हालांकि मिश्री लाल यादव की बात करें तो फिर फ्लोर टेस्ट के दौरान भी उनकी बगावत की सब बात सामने आई थी। मंत्रिमंडल विस्तार के बाद बीजेपी विधायक फिर से अपनी नाराजगी जता रहे हैं। जहां बिहार विधानमंडल का विस्तार 14 मार्च को हुआ, जिसमें 21 नए चेहरे के साथ कुल 30 मंत्री बनाए गए, जिसके बाद रविवार यानी कि 16 मार्च को नाराज विधायकों की बैठक साहिबगंज विधायक राजू सिंह के सरकारी आवास पर हुई। राजू सिंह ने नाराज विधायकों के साथ डिनर का कार्यक्रम रखा था, जिसमें कुल 12 विधायक शामिल हुए। खबर पूर्णिया से सामने आई है। पूर्णिया में एक महिला ने अपने ही जेठ पर जोर जबरदस्ती करने का विरोध करने पर मारपीट और फिर जानलेवा करने का आरोप लगाया है। जहां महिला का कहना है कि उसने जब जेठ की गलत हरकतों का विरोध किया तो फिर वे उन्हें अधमरा होने तक पीटते रहे। ये देख करके जब माँ और फिर भाई ने विरोध किया तो फिर जेठ ने उन्हें भी बुरी तरीके से पीटा। जब महिला का आरोप है कि 7 साल पहले ही महिला के पति की मौत हो गई थी, इसके बाद से ही जेठ की उस पर गंदी नजर है। यह मामला सहायक खजांची थाना क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। पीड़िता की पहचान सहायक खजांची थाना क्षेत्र की सुभाष नगर निवासी रूबी कुमारी के रूप में हुई है। घटना की जानकारी देते हुए पीड़िता रूबी कुमारी और फिर उसके भाई नवीन शाह ने बताया है कि साल 2017 में बीमारी की वजह से उनके पति की मौत हो गई थी। जब पति से एक बेटा भी है। जब पति की मौत के बाद जेठ उनके ऊपर डोरे डालने लगा और गंदी निगाहें रखने लगा। वहीं पर अपना और फिर बच्चे का लालन पालन करने के लिए जब उन्हें पति की संपत्ति में दावा किया तो फिर जेठ ने उन्हें संपत्ति में हक देने से भी मना करते हुए उसे अपने साथ रखने का ऑफर दिया। इसके बाद जेठ की ज्यादती बढ़ गई। इसके बाद वे उसके साथ रहने पर जोर जबरदस्ती करने लगे। तब उन्होंने उसकी शिकायत पुलिस में भी की थी। जहां मगर जेठ का कहना है कि पति की मौत के बाद जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव की मुश्किलें बढ़ गई है। जहां पूर्णिया में आचार संहिता उल्लंघन मामले में पप्पू यादव समेत उनके कई समर्थक पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। यह एफआईआर जिला प्रशासन की अनुमति के बगैर चुनावी पोस्टर लगाकर के जनसभा किए जाने से जुड़े हुए एक मामले में की गई है। जब मामले की तुल पकड़ते ही जिला प्रशासन हरकत में आई। अधिकारियों ने जांच में मामले को सही पाया है। जहां जानकारी देते हुए अधिकारियों ने बताया है कि उन्हें सूचना मिली कि कस्बा थाना क्षेत्र के कॉलेज मैदान के समीप पप्पू चौरसिया नाम के समर्थक के पास आवास पर एक बड़े हॉल में जिला प्रशासन की अनुमति के बिना ही चुनावी पोस्टर लगा करके पूर्व सांसद पप्पू यादव के द्वारा जनसभा किया गया। जिसके बाद जिले के डीएम सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी कुंदन कुमार के निर्देश पर एक विशेष टीम गठन किया गया। इस टीम में बीडीओ सह प्रखंड निर्वाचन पदाधिकारी अरुण कुमार सरदार, नगर परिषद के कस्बा के कार्यपालक पदाधिकारी सह सहायक निर्वाचन पदाधिकारी अमित कुमार, सीईओ रिता कुमारी शामिल रही। दोस्तों आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा आपको नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।